गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या होता है ये हम देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब हम नाम से पता चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल यानी कि जो अगेन एंड अगेन जो प्रोसेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, साइकिल में हो रहा है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक क्या है, साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग है, जिसके अंदर क्या है, एंडोमेट्रियम का जो है वो सेडिंग होता है, और जो भी मटेरियल है, हम कह सकते हैं कि ब्लड, अनफर्टिलाइज्ड ओवम और म्यूकस, जो भी चीज़ें हैं वो वेजाइना के द्वारा क्या है, बाहर आती हैं, ठीक है। तो इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अ विजिबल, विजिबल माने जो हमें दिखाई देता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ cyclic physiological uterine bleeding due to shedding of endometrium, outflow through the vagina followed by invisible interplay of hormone, ठीक है। अब इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन का मतलब क्या है कि ये जो भी प्रोसेस हो रहा है जिसमें जो है यूट्रस की सेडिंग हो रही है, ये सब हार्मोन की वजह से हो रहा है, जो हार्मोन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो ब्लीडिंग हो रही है, जो ये प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन का, वो एक क्या है, विजिबल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हार्मोन पार्ट ले रहे हैं या जो सिस्टम पार्ट ले रहा है, उसको हम बेसिकली HPO एक्सिस के नाम से जानते हैं, HPO एक्सिस, ठीक है। तो ये HPO एक्सिस, H का मतलब हो गया हाइपोथैलेमस, P का मतलब हो गया पिट्यूटरी और O का मतलब हो गया ओवेरी। तो प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए HPO एक्सिस का प्रॉपरली कोऑर्डिनेट में वर्क करना इंपॉर्टेंट है या नेसेसरी है, हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये तीनों जो है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके वर्क नहीं करते तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है या मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। तो ये HPO एक्सिस के बारे में हम देख लेते हैं। H से क्या है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, जो है GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे वर्क करता है, पिट्यूटरी, जो ये पहला हो गया और ये दूसरा P, ठीक है। अब ये जो है पिट्यूटरी पे वर्क करता है, तो पिट्यूटरी से जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से बेसिकली हम कह सकते हैं FSH एंड LH हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये FSH एंड LH हार्मोन कहाँ पे अगेन वर्क कर रहा है, ओवरी, ठीक है। तो ये जो ओवरी है वो कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये दो हार्मोन निकाल रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दो हार्मोन्स जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये बेसिकली मेंस्ट्रुएशन में हेल्प कर रहे हैं या पार्ट ले रहे हैं। तो बेसिकली आपका पहला जो है ये क्या है, हाइपोथैलेमस, देन नेक्स्ट पिट्यूटरी एंड देन ओवरी। तो ये तीनों कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं और इन्हीं हार्मोन्स के प्रेजेंस में जो है आपका जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो हम बेसिकली इसमें इसीलिए ऐसा कहते हैं कि HPO एक्सिस का कोऑर्डिनेट करना जो है वो नेसेसरी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मेंस्ट्रुएशन का या प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया, तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि HPO एक्सिस जो है वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है वो ओवेरियन हार्मोन के प्रति रिस्पॉन्सिव होना चाहिए,
मान लो कि अगर हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं लेकिन एंडोमेट्रियम उसके प्रति रिस्पॉन्सिव नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो भी मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए, एंडोमेट्रियम शुड बी रिस्पॉन्सिव। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि जो रास्ता है जहां से जो ब्लीडिंग है वो बाहर आता है, जो ब्लड है वो बाहर आ रहा है, वो रास्ता क्या होना चाहिए, या वो ट्रैक्ट हम कह सकते हैं कि क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेटेंट आउटफ्लो ट्रैक्ट, है ना, रास्ता ठीक होना चाहिए। यानी कि विजाइना के रास्ते जो है वो बाहर आ रहा है ब्लड, तो विजाइना ये नहीं कि ब्लॉक है या फिर उसमें कुछ एजेनेसिस है या फिर एट्रेसिया है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम एग्जैक्टली बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो मेंस्ट्रुएशन को हम दो फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला जो है चेंज इन ओवरी, और नेक्स्ट जो है चेंज इन यूट्रस। ठीक है, चेंज इन ओवरी एंड चेंज इन यूट्रस। अब चेंज इन ओवरी में हम देखेंगे कि बेसिकली कितने टाइप का चेंज होता है। जो पहला चेंज इसके अंदर होगा वो क्या है, उसे हम कहते हैं फॉलिकुलर चेंज, फॉलिकुलर चेंज। ठीक है, दूसरा जो चेंज इसके अंदर होता है वो क्या है, ल्यूटियल चेंज, या हम इसको ल्यूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं। ल्यूटियल चेंज या ल्यूटियल फेज हम कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें कार्पस ल्यूटियम वगैरह बनता है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि यूट्रस के अंदर जो चेंजेस हो रहा है उसमें कौन सा फेज आता है। तो इसमें बेसिकली हम 3 फेज के बारे में बात करते हैं। पहला जो है वो है ब्लीडिंग फेज, सेकेंड जो है वो है प्रोलिफरेटिव फेज, और तीसरा जो है वो है सिक्रीटरी फेज। ठीक है, तो ये 3 फेज के बारे में हम यूट्रस के अंदर पढ़ते हैं। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे कि फॉलिकुलर चेंज क्या होता है। फॉलिकुलर चेंज, ठीक है, तो फॉलिकुलर चेंज के अंदर जो है हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ओवेरियन फॉलिकल है, ओवरी का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि उसके कॉर्टेक्स में रूडिमेंट्री फॉर्म में बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल जो है वो तैरते रहते हैं। तो जो 20 वीक की फीमेल बेबी होती है, 20 वीक की फीमेल बेबी यानी माँ के पेट के अंदर, माँ के गर्भ में, ठीक है, उसके अंदर 7 मिलियन जो है फॉलिकल वो होते हैं। एट बर्थ के टाइम पे 2 मिलियन होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे 4 लाख होते हैं, और मीनोपॉज के टाइम पे 10,000। ठीक है, तो ये इनका जो नॉर्मल है वो क्या है, आपका अमाउंट है कि कितने कितने नंबर में ये होते हैं। तो अब अगर हम मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो मैकेनिज्म जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो हम नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं कि फॉलिकुलर चेंज के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले जो है वो हाइपोथैलेमस जो है हमने अभी पढ़ा था, GnRH हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है जो कि ओवरी पे वर्क करता है। अब जो है यही FSH और LH हार्मोन ओवरी के अंदर जो फॉलिकुल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेल्प इन फॉलिकुलर ग्रोथ। ठीक है, फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो जो अब फॉलिकल्स हैं उनको मैच्योर फॉलिकल्स में ये क्या होंगे, करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट इन मैच्योर फॉलिकल्स। सारे के सारे नहीं होंगे, केवल एक ही जो फॉलिकल है, जो डोमिनेंट फॉलिकल है, उसी का केवल ग्रोथ होता है यहाँ पे।
ठीक है। तो अब जो है वो जो ओवेरियन फॉलिकल है वो मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो गया, जिसको हमने ग्राफियन फॉलिकल कह दिया। तो अब क्या है कि ओवरी से जो है वो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं, यानी कि जो ग्रो कर रहे फॉलिकल्स हैं, वो भी एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिलीज एस्ट्रोजन, ठीक है, बाई ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, ग्रोइंग फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन को क्या कर रहे हैं, वो सिक्रीट कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है कि जो यहाँ से FSH निकल रहा है यहाँ पे, है ना, तो इन FSH को क्या करते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक के द्वारा सप्रेस कर देते हैं। जब नेगेटिव फीडबैक के द्वारा ये FSH को सप्रेस कर देंगे, तब उसी टाइम पे नया जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से नया फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होगा, ना ही किसी नए फॉलिकल का ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से 1 मंथ में केवल 1 ही जो है ओवेरियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा FSH को स्टॉप कर देता है या सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो जब जो है जो फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल हो जाता है, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, तो उस टाइम पे जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। जब तक फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा तब तक ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करता है। जब जो है पूरी तरीके से ग्राफियन फॉलिकल जो ओवेरियन फॉलिकल है मैच्योर हो जाएगा, तब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो वर्क करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे वर्क करता है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, जो है रप्चर हो जाता है और यहाँ से जो है ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन से जो है ओवम निकलेगा। ठीक है, और एम्पटी जो ओवुलेशन के बाद एम्पटी फॉलिकल बचेगा, एम्पटी फॉलिकल, जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो सिक्रीट करती है। तो ये जो चेंजेस है वो किसके अंदर हो रहे हैं, फॉलिकल्स के अंदर। तो इसीलिए इस फेज को हम फॉलिकल्स के अंदर हो रहा है, और फॉलिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम चेंज इन ओवरी के अंदर पढ़ते हैं, जो सबसे पहला था हमारा फॉलिकुलर चेंज, यानी कि फॉलिकल्स के अंदर कौन से टाइप का चेंज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड है वो है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज हमने अभी पीछे पढ़ा, कार्पस ल्यूटियम बन गया। ठीक है, तो 14 डेज में, 14 डेज के बाद, फिक्स्ड 14 डेज के बाद जो है वो कार्पस ल्यूटियम का जो है का निर्माण होता है ना। ओवुलेशन 14 दिन में हो जाता है, तो ओवुलेशन के बाद ही कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। तो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, यानी जो एम्पटी फॉलिकल है ओवुलेशन के बाद उसी को ही हमने बोला। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेंगे। एस्ट्रोजन जो है लो अमाउंट में और प्रोजेस्टेरॉन लार्ज अमाउंट में या हाई अमाउंट में। ठीक है, तो ये दो हार्मोन जो है यहाँ से रिलीज होगा। अब जो है मान लो कि यहाँ पे एक चीज समझने वाला है कि जो एस्ट्रोजन है वो लो अमाउंट में है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो यही जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेट्रियल ग्रोथ। ठीक है, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो अब एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होता है इसलिए कि फर्टिलाइजेशन होगा, तो वहाँ पे जाकर के इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन सपोज करो अब तो दो कंडीशन है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर जो फर्टिलाइजेशन है वो हो रहा है ना, तो लगातार 3 मंथ तक जो है वो कार्पस ल्यूटियम
क्या करता है, हार्मोन को सिक्रीट करता रहता है जब तक कि प्लेसेंटा का ग्रोथ ना हो जाए, है ना। प्लेसेंटा के ग्रोथ होने तक जो कार्पस ल्यूटियम है वो कॉन्टिन्यूसली हार्मोन को सिक्रीट करता रहता है। लेकिन इसी में एक दूसरा कंडीशन है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो 26 से 28 दिन में क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो 3 मंथ तक कार्पस ल्यूटियम बना रहता है जब तक कि हमारे प्लेसेंटा का निर्माण नहीं हो जाता। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो 26 से 28 दिन में ये क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। अब सपोज कि ये कार्पस ल्यूटियम डिसअपीयर होगा तो कार्पस ल्यूटियम के डिसअपीयर होने की वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन है वो भी कम हो जाएगा और जो एस्ट्रोजन है वो भी कम हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन अगर कम हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम की शेडिंग होने लगती है। बेसिकली ये कैसे होती है एंडोमेट्रियम की शेडिंग जो है हम अभी ब्लीडिंग वाले फेज के अंदर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ल्यूटियल फेज वो है खत्म हो जाता है। तो हमने 2 फेजेस के बारे में पढ़ा, एक तो जो आपका फॉलिकुलर चेंज है और दूसरा ल्यूटियल फेज है जो कि ओवरी के अंदर के चेंजेस के बारे में इंडिकेट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज इन यूट्रस। चेंज इन यूट्रस के अंदर हमने ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज 3 फेजेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो है हम देखेंगे ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज क्या होता है, 1 से लेकर के 7 डेज तक ब्लीडिंग साइकिल होता है और 1 से 5 दिन तक जो है वो ब्लीडिंग फेज होता है, ठीक है। तो ब्लीडिंग फेज को कैटामेनिया के नाम से या मेंसेस या पीरियड के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो जो ब्लीडिंग फेज है वो कैसे स्टार्ट होता है हम देखते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 26 से लेकर के 28 दिन में जो है वो कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। अब कार्पस ल्यूटियम के डिसअपीयर होने की वजह से जो है डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब जो है एस्ट्रोजन जो है वो वेजोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ पे, यूटेराइन आर्टरी में, इन यूटेराइन आर्टरी, ठीक है। तो यूटेराइन आर्टरी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या है, ब्लड वेसल्स या ब्लड सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज्ड। अब ब्लड सप्लाई मान लो कि कहीं पे डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे हाइपोक्सिया का कंडीशन होगा या इस्कीमिया का कंडीशन होगा। तो हम लिख सकते हैं इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया इन यूट्रस। यूट्रस में हाइपोक्सिया या इस्कीमिया का कंडीशन होगा। अब मान लो कि अगर हाइपोक्सिया का कंडीशन है तो उसकी वजह से जो डेड सेल हैं, जो यूट्रस के सेल हैं वो क्या होंगे, डेड हो जाएंगे और फिर उन डेड सेल की शेडिंग होती है। ऑक्सीटोसिन भी इसमें वर्क करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शेडिंग डेड सेल ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के डेड सेल की शेडिंग होती है। तो बेसिकली इसी जो शेडिंग है, इसी शेडिंग को हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग, ठीक है। अब मान लो कि शेडिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हिमेटोमेट्रा एक सिचुएशन है, हिमेटोमेट्रा, हिमेटोमेट्रा का जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हिमेटोमेट्रा यानी यूट्रस के अंदर ब्लड क्या होगा, भर जाएगा, लेकिन अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा, उसी के अंदर है। तो हिमेटोमेट्रा की कंडीशन के बाद जो हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस में नर्व इम्पल्सेस सप्लाई होते हैं, वो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जाकर के एक्ट करते हैं। तब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तब हमें वेजाइनल ब्लीडिंग दिखाई देता है, वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, तो वेजाइनल ब्लीडिंग इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो वेजाइना के द्वारा एक्सपेल होता है, जिसे हम वेजाइनल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फेज है जिसे हमने ब्लीडिंग फेज कहा। इसमें देखिए कार्पस ल्यूटियम के डिसअपियर होने के बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाएगा। एस्ट्रोजन का जो मेन फंक्शन है वो वैजो डायलेशन है, अगर वो डिक्रीज होता है तो वैजो कंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से इस्कीमिया या हाइपोक्सिया का कंडीशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर के जो सेल होंगे वो डेड होने लगेंगे और उनकी शेडिंग होने लगेगी। तो अब यूट्रस के अंदर जो ब्लड है वो फिल हो जाएगा, जिसे हम हिमेटोमेट्रा कहेंगे। हिमेटोमेट्रा की सिचुएशन में क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है वहाँ पे नर्व इम्पल्सेस सप्लाई होंगे। वो नर्व इम्पल्सेस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेंगे, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। वो ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वजाइना से एक्सपेल होगा, जिसे हम वजाइनल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट जो हमारा फेज है जिसे हमने ब्लीडिंग फेज कहा। अब नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज यानी कि कहीं पे प्रोलिफरेशन होना, यानी कि सेल के अंदर का ग्रोथ होना। तो ये 5 से लेकर के 13 दिन तक माना जाता है। 14वें दिन ओवुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ओवुलेशन के बाद वाले फेज को हम बेसिकली सिक्रीटरी फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव जो फेज है ये इसके अंदर जो है यूट्रस का ग्रोथ होता है, यानी कि यूट्रस वापस से बनना स्टार्ट होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं रीजनरेट यूटेराइन वॉल। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, यूटेराइन वॉल रीजनरेट होता है। ठीक है, अब रीजनरेट कैसे होगा, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो ब्लीडिंग से जो शेडिंग हो गया, सब कुछ बाहर निकल गया। तो अब क्या है, वापस से फॉलिकुलर जो चेंजेस हैं, यानी कि फॉलिकुलर फेज जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो क्या होगा, स्टार्ट होगा ओवरी के अंदर, यानी कि जो फॉलिकल्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जो ग्रोइंग फॉलिकल है उनसे जो है एस्ट्रोजन निकलेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, ग्रोइंग फॉलिकल से जो है एस्ट्रोजन निकलेगा। ये एस्ट्रोजन काम क्या करेगा, हाइपरप्लेसिया ऑफ यूट्रस, हाइपरप्लेसिया ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अंदर हाइपरप्लेसिया होगा। हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होगा, सेल के नंबर में इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल। ठीक है, सेल का जो नंबर होगा वो क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा। अब हाइपरप्लेसिया होगा, तो हाइपरप्लेसिया में 2 से 3 mm जो है वो लगभग यूट्रस का वॉल का थिकनेस हो जाएगा। ठीक है, 2 to 3 mm लगभग जो यूटेराइन वॉल है वो क्या होगा, मोटा हो जाता है, यानी कि वहाँ पे सेल का अगेन ग्रोथ होता है। किसकी प्रेजेंस में, एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में, क्योंकि ये हाइपरप्लेसिया का फंक्शन जो है वो शो करता है। अब जो हमारा ये फेज था प्रोलिफरेटिव फेज, ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बेसिकली कुछ बुक्स के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज को 2 फेजेस के अंदर बांटा गया है, अर्ली और लेट प्रोलिफरेटिव फेज। अर्ली प्रोलिफरेटिव फेज में जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ धीरे से होती है। लेट प्रोलिफरेटिव जिसमें 2 से 3 mm लगभग एंडोमेट्रियम की ग्रोथ लगभग कंप्लीट होने लगती है, उसे हम लेट प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा फेज है, ये है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज, नाम से ही पता चल रहा है सिक्रीटरी यानी इसके अंदर कुछ सिक्रीट होगा। तो कुछ सिक्रीट कैसे होगा कि जो हमारा प्रोलिफरेटिव फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज हमने पढ़ा था कि 13 दिन का होता है, तो 14वें दिन जो है ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन के बाद वाले फेज को ही हम सिक्रीटरी फेज कहते हैं। तो हमें पता है कि ओवुलेशन के बाद एम्प्टी फॉलिकल्स को हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और कार्पस ल्यूटियम से 2 हार्मोन सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो बेसिकली ये जो फेज है वो 14 से लेकर के 26 दिन तक चलता है।
ठीक है। तो इसमें जो है कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा। तो यहाँ पे मेन जो रोल है वो किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का, इसलिए हम उसको लिख लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होगा, इंक्रीज साइज। हाइपरप्लेसिया में सेल का नंबर बढ़ रहा था और हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बढ़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से जो है वो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है, तो सेल का जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि जो यूट्रस है, यूट्रस के सेल का जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी यूट्रस फुल्ली क्या होता है, प्रिपेयर होता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या है कि नेक्स्ट साइकिल वहाँ से स्टार्ट होगा। और एक और फेज के बारे में हम यहाँ पे देखो जान लेते हैं, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज बेसिकली 27 से लेकर के 28 दिन का फेज होता है, 1 या 2 दिन का, जिसमें वुमन को एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस होता है कि उसका जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसी फेज को हम प्री मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से भी जानते हैं। अब यही चीज़ जो है वो हम एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। सपोज ये 1 है, ये है 28, ठीक है। तो अब फेजेस, जो सबसे पहला फेज है वो क्या है, ब्लीडिंग फेज है, फिर जो है प्रोलिफरेटिव फेज है, फिर जो है सिक्रीटरी फेज है, और लास्ट में आपका आ गया प्री मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये जो फेज होता है, नीचे लिख देती हूँ, 1 to 5 डेज का होता है, 7 डेज का भी कुछ लोगों में होता है। तो अब यहाँ से 6 to 13 डेज जो है वो प्रोलिफरेटिव है। अब 14 दिन के बाद से लेकर के आपका 26 दिन जो है वो सिक्रीटरी फेज है, और 27, 28 जो 2 दिन, 1 दिन बच गया, वो क्या है, आपका प्री मेंस्ट्रुअल फेज है। तो सबसे जो पहला फेज है जिसमें हम ब्लीडिंग फेज को इंडिकेट करते हैं, उसमें हम सीधी लाइन बना देते हैं, सीधी लाइन, यानी कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम की सेडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। फिर आता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें जो है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से हाइपरट्रॉफी जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें हाइपरट्रॉफी नहीं, हाइपरप्लेसिया पहले देखने को मिलेगा, है ना, एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में। तो इसके अंदर जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे अपना जो नंबर है वो इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली इसी को ही हम 2 भागों में, अर्ली व लेट, पहले तो धीरे धीरे होता है, फिर बाद में 2 से 3 mm लगभग उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो ये सेकंड जो फेज है ये प्रोलिफरेटिव फेज है, जिसमें सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है। फिर आता है सिक्रीटरी फेज, 14वें दिन ओव्यूलेशन होने के बाद कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, जिसमें से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हाइपरट्रॉफी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, यानी कि उनका साइज बढ़ता है, जिसको हम बेसिकली सिक्रीटरी फेज के नाम से जानेंगे। और फिर प्री मेंस्ट्रुअल फेज में वुमन को बस एक्सपीरियंस होता है, इसमें कोई विशेष ग्रोथ नहीं होता है, इसमें फीमेल को एक्सपीरियंस होगा कि उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। तब जब यहाँ पे प्री मेंस्ट्रुअल फेज जैसे कंप्लीट होगा, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट फेज आ जाता है ब्लीडिंग फेज, यानी कि ब्लीडिंग होने लगती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर से पहला यहाँ पे फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहला ब्लीडिंग फेज, सेकेंड है प्रोलिफरेटिव, नेक्स्ट है सिक्रीटरी, और नेक्स्ट है प्री मेंस्ट्रुअल, ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये टोटल मेंस्ट्रुएशन के बारे में था। आई होप मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।